नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से मैं आपसे सीधे मुखातिब नहीं हो रहा था। अभी 12 बजे मैंने पहला ब्रॉडकास्ट किया, विषय अलग था और उसमें आप लोगों ने देखा। लेकिन अभी एक बड़ी खबर आ रही है, जो लेटेस्ट खबर है। खबर यह है कि सहारा के मुख्य कार्यालय लखनऊ में और कई कार्यालयों में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का बड़ा छापा पड़ा है। और यह भी खबर आ रही है कि जो सहारा का जो मीडिया ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें उसके लिए भी कोई अच्छी खबर नहीं है। उसके जो लाइसेंस थे वो 30 सितंबर को वो खत्म होना था, वो खत्म हो गया और उसके बाद उस लाइसेंस को रिन्यू नहीं किया गया है। बड़े पैमाने पर सहारा मीडिया से लगभग 200 लोगों की छटनी हुई है और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के छापे के साथ साथ सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस भी अपना काम कर रही है। कल अदालत में भी सुनवाई थी। 70 नंबर पे केस लिस्टेड था, 70 पे 78 पे और 68 नंबर तक ही सुनवाई हो पाई। अब फिर से कोई नई तारीख दी जाएगी। जैसे ही नई तारीख दी जाएगी हम उसके बारे में भी अपडेट देंगे। लेकिन छापेमारी आखिर में ईडी क्यों कर रही है? आपको याद होगा, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सुनवाई में ऑब्जर्वेशन दिया था और सहारा के वकील को चेतावनी दी थी कि अगर आपके ऑपरेशन में हमने ईडी को शामिल कर लिया और एसएफआईए को शामिल कर लिया तो आप बहुत परेशानी में पड़ने वाले। उन्होंने ऑब्जर्वेशन तो दिया था सरकार, लेकिन पहले से ही इस मामले में अपनी टांग को अड़ा चुकी है। आपको मालूम होगा कि 3, 4, 5 सितंबर की सुनवाई के पहले कपूरथला भवन, जो सहारा का मुख्यालय है, वहां पे 3 दिनों तक रेड चलती रही और कहा गया कि बड़े पैमाने पर कागजात ईडी के ऑफिसर्स ने सीज किए हैं। और ईडी के उस कार्रवाई में कोलकाता से, झारखंड से लगभग 200 ऑफिसर्स 3 दिन तक लगातार कपूरथला हाउस को खंगालते रहे, सारे कागजात को चेक करते रहे और उसके बाद जाकर के इस निष्कर्ष पर सरकार पहुंच रही है कि जितने भी ऑपरेशंस थे सहारा के, उसमें कुछ ना कुछ लूप होल्स है। अब इसकी सच्चाई ईडी को क्या मिला उस वक्त सुनवाई के पहले, सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के पहले क्या मिला था? क्या ईडी की जो छापेमारी हुई थी उसमें कुछ ऐसी जानकारी मिली थी जो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची और सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान यह ऑब्जर्वेशन दिया कि अगर हमने ईडी को इसमें इन्वॉल्व कर लिया तो आपकी परेशानी बढ़ जाएगी। एसएफआईओ जो अपना इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, आपको मालूम है कि एसएफआईओ मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अधीन एक विंग है जो कॉर्पोरेट मामलों के जो भी फ्रॉड होते हैं, घपले होते हैं, उसकी इंक्वायरी करती है, जांच करती है। एसएफआईओ अपना काम कर रही है। एसएफआईओ के पास बहुत सारे केसेस हैं, बहुत सारे कंप्लेंट भी हैं। साथ ही साथ ईडी की ये छापेमारी, अब की जो छापेमारी है, कल परसों की जो छापेमारी चल रही है, उस छापेमारी का लब्बो-लुआब है क्या? क्यों सरकार छापेमारी कर रही है? इरादा क्या है सरकार का? सरकार चाहती क्या है? सुप्रीम कोर्ट कहती है कि हम ईडी को इन्वॉल्व करना नहीं चाहते, हम एसएफआई को इन्वॉल्व नहीं करना चाहते, लेकिन सरकार इन्वॉल्व कर रही है। सरकार ईडी को कह रही है कि आप छापेमारी कीजिए। सरकार कह सकती है कि नहीं, ईडी तो स्वायत्त संस्था है, हम इसमें कोई दखल नहीं देते हैं। तो एसएफआईओ क्यों काम कर रही है? एसएफआईओ तो कोई स्वायत्त संस्था नहीं है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अधीन काम करने वाली संस्था है, वो क्यों काम कर रही है? तो इस बात से पल्ला झाड़ना कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट एक स्वायत्त संस्था है और सरकार उनको कोई गाइडलाइन नहीं दे रही है कि किसको आप किसके ऊपर छापा मारेंगे, किसको गिरफ्तार करेंगे, किसके खिलाफ क्या इंक्वायरी करेंगे और कब तक इंक्वायरी करेंगे, कितनी इंक्वायरी करेंगे, ये सरकार दावा कर रही है। लेकिन आपको, हमको, सबको मालूम है कि ईडी के छोटे अधिकारी से लेकर के ईडी के डायरेक्टर तक
और उनकी हैसियत नहीं है कि सरकार को कोई भी चीज संज्ञान में दिए बगैर कहीं भी इस तरह के रेड को अंजाम दे। छोटे मोटे रेड तो वो करते रहते हैं, लेकिन बड़े मामले, जिसका मामला ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में विचाराधीन है, वहां लड़ाई चल रही है, हियरिंग चल रही है, ऐसे मामले में ईडी इंटरवेन कर जाए और ईडी का छापेमारी शुरू हो जाए, तो आप ये मान करके चलिए कि सरकार की इसमें पूरी तरह से सहमति है। सरकार नहीं, मतलब अमित शाह जी की सहमति है और नरेंद्र मोदी जी की सहमति है। अगर अमित शाह जी की सहमति है तो नरेंद्र मोदी जी की सहमति है। अमित शाह जी की इसलिए भी सहमति डायरेक्ट है क्योंकि सहकारिता मंत्री हैं, वो होम मिनिस्टर भी हैं। तो पैसे के घपले का जो कुछ भी इंक्वायरी होगा, ये दो बड़ी संस्थाएं हैं, ये दोनों बड़ी संस्थाएं पैसे के लेन देन की जांच करने के लिए ही जानी जाती है और पैसे के लेन देन की जांच करने के लिए ही ये दोनों संस्थाएं जांच करना प्रारंभ कर चुकी है। अब जो छापेमारी हो रही है, जो पहले छापेमारी हुई थी, उसमें यह कहा गया था कि सहारा की जो देनदारी है ऑफिशियली, अभी इंटरेस्ट वगैरह छोड़ दीजिए आप, 86,000 करोड़ का पोर्टल पर डिमांड है और कुछ लगा करके 1,12,000 करोड़ की देनदारी है प्राथमिक। अब 1,12,000 करोड़ की देनदारी के लिए जाहिर है कि सरकार, सहारा को अपनी प्रॉपर्टी डिस्क्लोज करनी पड़ेगी। 13, 3, 4, 5 तारीख को सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब सहारा का माई बाप कौन है, सहारा का मालिक कौन है, सहारा का सक्सेसर प्लान बताइए। हु आर दी रियल ओनर ऑफ सहारा ग्रुप एंड हु इज एंड हु आर। अब ये सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि अगर कोई एक है तो वो बताइए, और अगर बहुत सारे हैं तो उसका नाम दीजिए। तो सक्सेसर का लिस्ट मांगा जा रहा है। अब यह कहा गया कि सहारा ने सक्सेसर का लिस्ट बंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट को दे दिया है। अब वो खुलेगा, सुनवाई होनी है। अब जब सुनवाई होगी तो सक्सेसर कौन है, इसके पहले ओपी श्रीवास्तव जी का एक पत्र सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हुआ, जिसमें उन्होंने कहा कि मेरा कुछ इस कंपनी से कोई लेना देना नहीं। अब इसकी सत्यता क्या है, क्यों भाई इसके सत्यता की पुष्टि नहीं करता है उस पत्र की। वो पत्र श्रीवास्तव जी के माध्यम से आया है या किसी और ने उसको सर्कुलेट किया है, कि भाई नेटवर्क इसकी सत्यता की कोई पुष्टि नहीं करता है। लेकिन स्वप्ना राय जी और सुशांतो और सीमांतो राय, जो सहारा श्री के दोनों सुपुत्र हैं, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वो देश में नहीं है, विदेश में है, उनकी फ्यूनरल में भी नहीं आए थे, सहारा श्री की फ्यूनरल में भी नहीं आए थे, अंतिम संस्कार में भी नहीं आए थे। उनकी अब क्या भूमिका होने वाली है, स्वप्ना रॉय की और दोनों पुत्र की, और सहारा श्री के छोटे भाई की, जेबी रॉय की क्या भूमिका होने वाली है। साथ ही साथ सहारा श्री के जो बाकी क्लोज फैमिली मेंबर्स हैं, उनकी बहन हैं, उनके बहनोई हैं, उनके और जो छोटे दामाद हैं, उनकी क्या भूमिका है सहारा कंपनी में। इसके अलावा अलग अलग कंपनियों में जो डायरेक्टर्स हैं, उनकी क्या भूमिका है, चाहे डीके श्रीवास्तव हो, ओपी श्रीवास्तव में नाम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि सक्सेसर प्लान पर ऑलरेडी चर्चा हो रही है और ईडी की जो छापेमारी हो रही है उसमें यह भी शायद खंगालने की कोशिश होगी कि सहारा का असल में वारिस होगा कौन और किसे बनाया जा सकता है, किसे लायबल बनाया जा सकता है। कोई ये नहीं कह सकता है कि हमें सहारा से कोई लेना देना नहीं है साहब, हम तो सहारा की इस ऑपरेशन में शामिल नहीं थे, ये काम नहीं चलेगा। और इसके लिए ईडी ये तहकीकात करेगी कि साहब कौन किस कंपनी में डायरेक्टर है, उस डायरेक्टर की हैसियत क्या है, वो किस हद तक ऑपरेशन में शामिल थे और उससे निवेशकों को क्या कोई रिश्ता है या नहीं है, या निवेशकों से कोई रिश्ता नहीं है। मान लीजिए कि कोई कंपनी का बड़ा डायरेक्टर है, लेकिन वो स्कूटी वाले जो कंपनी है उसमें वो डायरेक्टर है। अब उसका रियल एस्टेट से कोई लेना देना होगा कि नहीं, उसका सहारा फाइनेंस कॉर्पोरेशन से लेना देना होगा कि नहीं, उसका फिर सहारा कोऑपरेटिव से लेना देना होगा कि नहीं। इन सारे मुद्दों पर ईडी अपना व्हाइट पेपर जारी करेगी और इसीलिए ईडी की ये छापेमारी चल रही है, जिस बहुत महत्वपूर्ण छापेमारी है। मैंने आपको पहले भी आगाह किया था कि सरकार के ऊपर ये ब्लॉट है, सरकार के दामन पर दाग लग रहा है। यह कहा जा रहा है कि सरकार और सहारा मिल करके निवेशकों के पैसे को हड़पना चाहती है। सरकार ऐसा चाहेगी नहीं, क्योंकि सरकार के लिए 1 लाख करोड़ रुपए महत्वपूर्ण नहीं है। सरकार के लिए अपनी साख बचाना ज्यादा महत्वपूर्ण है। और वैसे भी नरेंद्र मोदी तीसरी बार सरकार में हैं। नरेंद्र मोदी नहीं चाहेंगे कि उनके ऊपर कोई ऐसा आक्षेप लगे जिससे आने वाले चुनावों में उनको नुकसान हो, और इसीलिए छापेमारी हो रही है। देखिए, हरियाणा में कहा गया कि हरियाणा जम्मू कश्मीर में
सहारा के निवेशकों का इंपैक्ट होगा। जम्मू कश्मीर की तो बात छोड़ दीजिए, लेकिन हरियाणा में इंपैक्ट होगा। इंपैक्ट नहीं हुआ और हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने तीसरी दफा सरकार बना ली। लेकिन महाराष्ट्र में इंपैक्ट हो सकता है, क्योंकि महाराष्ट्र में सहारा का बहुत बड़ा ऑपरेशन है। महाराष्ट्र में इंपैक्ट हो सकता है। क्या ये इलेक्शन पूर्व कवायद है अपनी छवि को साफ करने की, या वाकई में सरकार छवि के सहारे नहीं बैठी है, वास्तव में निवेशकों के बारे में सोच रही है? और अगर ईडी की ये छापेमारी कामयाब तो उसमें दो बातें होंगी। या तो सहारा में अगर कोई गड़बड़ियां हुई हैं तो वो प्रकाश में आएंगी, और अगर कोई गड़बड़ियां नहीं हुई हैं तो ईडी उसके मामले में भी श्वेत पत्र देगी। अभी जो 2-3 खबरें आई कि सहारा के उच्चस्थ प्रबंधन ने यह तय किया है कि हम निवेशकों का पैसा लौटाएंगे, और जो सहारा के पक्षकार आकर के हमारे भी शो में, जब मैं नहीं भी रहता हूं दूसरे साथी के साथ, वो आकर के वो शेयर कर रहे हैं कि सहारा का ये डेवलपमेंट हुआ। लेकिन लास्ट जो डिबेट हुआ था उसमें कन्हैया कुमार को वापस एक प्रकार से जाना पड़ा, क्योंकि इधर से दूसरी संस्था के लोगों ने उनके ऊपर सवाल बहुत सारे खड़े किए, और उस सवाल का कन्हैया के पास कोई जवाब नहीं था। अब ऐसी परिस्थिति में आज मैं डिबेट की शुरुआत करने वाला हूं, जिसमें कि ये जानने की मैं कोशिश करूंगा कि सरकार के इरादे वास्तव में हैं क्या, सरकार चाहती क्या है। अगर ईडी कार्रवाई कर रही है तो क्या निवेशकों का यह दबाव है? क्या क्यूवाइब नेटवर्क का कांस्टेंट कैंपेन फॉर द सेक ऑफ निवेशक, इन्वेस्टर है, उसका दबाव पड़ रहा है? क्योंकि बड़ी मजबूती से, अब जैसा कि कन्हैया कुमार कहते हैं कि क्यूवाइब के हर रिपोर्ट्स को, हर बातचीत को सरकार और सहारा प्रबंधन ध्यान से देखती है, तो हम भी ये कोशिश कर रहे हैं कि सहारा प्रबंधन की मंशा भी हम लोगों को पता चले। हम पहले ये नहीं कह सकते हैं कि सहारा प्रबंधन ने बहुत बड़ा घपला कर लिया साहब, ईडी देखिए पहुंच गई। ईडी पहुंची है, ईडी तहकीकात कर रही है, अपनी रिपोर्ट जमा करेगी। ईडी की रिपोर्ट की तहकीकात अदालत में भी होगी, और अदालत में भी उनको ग्रिल किया जाएगा। उसके बाद ही हम संभवतः इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि हाँ, सहारा ने बहुत बड़ा घपला कर दिया। लेकिन जो निवेशक बंधु, एजेंट बंधु से जो हमारी बातचीत होती है, उसमें मोटे तौर पर उनके तरफ से जो प्रतिक्रियाएं आती हैं, उसमें अक्सर यही कहा जाता है कि सहारा ने बहुत बड़ी धांधली की है। आज एक बार फिर से पुष्टि करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ मेहमान जुड़ने वाले हैं। कौन कौन लोग हैं, जोड़िए। दिनेश सिंह, बहुत स्वागत है आपका। दिनेश सिंह, कहां से आप जुड़ रहे हैं? कृष्ण कन्हैया मिश्रा, कहां से जुड़ रहे हैं? कहां से? सर बैतूल एमपी। बैतूल एमपी। आप अपना लैंडस्केप में करिए, पहले मोबाइल लैंडस्केप में करिए मोबाइल को जी। हाँ, कन्हैया, अच्छा कृष्ण कन्हैया मिश्रा, आप लगभग हर दिन शामिल होते हैं, आपसे बात नहीं हो पाती है। आज आवाज आ रही है आपको ठीक ठाक?